सिस्टाइटिस क्या है इसके बारे में जानेंगे थोड़ा सा। तो देखो, कॉलीसिस्टाइटिस, सिस्टाइटिस जो टर्म यूज होता है ये किसके लिए, सिस्ट जो तुमने पढ़ा होगा कि जो हमारा गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर की डक्ट को बोलते हैं सिस्टिक डक्ट। ठीक है, यहाँ हम टर्म यूज कर रहे हैं एक्यूट कॉलीसिस्टाइटिस, यानी अगर आपके गॉल ब्लैडर के अंदर इन्फेक्शन होता है, और ये इन्फेक्शन कैसा है, एक्यूट। इस बात का ध्यान रखना है कि जो कॉलीसिस्टाइटिस है इट इज ऑफ टू टाइप, वन इज द एक्यूट कॉलीसिस्टाइटिस एंड अदर वन इज द क्रोनिक कॉलीसिस्टाइटिस। जिस तरीके से हमने पेनक्रिएटाइटिस को पढ़ा था वहां भी दो तरीके से पढ़ा था, एक होती है आपकी एक्यूट पेनक्रिएटाइटिस और एक होती है क्रोनिक पेनक्रिएटाइटिस। सेम कहानी आपको याद रखनी है, एक्यूट कॉलीसिस्टाइटिस और क्रोनिक कॉलीसिस्टाइटिस। क्या बात क्लियर हो रही है? कॉलीसिस्टाइटिस है क्या, तो इसको एक बार जानेंगे। अगर बुक के हिसाब से डेफिनेशन देखेंगे, आपको याद रखना है कि जो कॉलीसिस्टाइटिस है, आपको जहाँ ये स्पेस है मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, इस पे याद रखना है कि इट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ, इट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ, इन्फ्लेमेशन ऑफ गॉल ब्लैडर। याद रखेंगे, इन्फ्लेमेशन ऑफ गॉल ब्लैडर that develop over the hours। over the hours का मतलब है, याद रखेंगे, that develop over the hours का मतलब कुछ ही समय में। यानी पेशेंट कंप्लेन करेगा, डॉक्टर साहब आधे 2 घंटे पहले मैं ठीक था, लेकिन अचानक से उसे पेन की अगर फीलिंग आ रही है, अचानक से पेन हो रहा है, तो याद रखेंगे जो सडन अपीयर होता है, जो सडन इन्फ्लेमेशन होता है गॉल ब्लैडर में, उसको बोलते हैं एक्यूट कॉलीसिस्टाइटिस। यूजुअली अगर इसके कारण के बारे में बात करें तो आपको याद रखना है कि ये क्यों होता है, तो आपको याद रखना है यूजुअली ड्यू टू गॉल स्टोन, ड्यू टू गॉल स्टोन ब्लॉक द सिस्टिक डक्ट। याद रखेंगे इस बात का, यूजुअली कैसे हो रहा है ये, जो आपकी गॉल स्टोन है, यानी आपकी जो गॉल ब्लैडर के अंदर जो स्टोन है, ये क्या करेगी, इसकी डक्ट को ब्लॉक कर देगी। गॉल ब्लैडर की जो गॉल ब्लैडर की डक्ट है इसको अपन सिस्टिक डक्ट कहते हैं। तो अगर ये सिस्टिक डक्ट रुक जाएगी तो जो भी सेक्रीशन है किसका, गॉल ब्लैडर का, ये उससे निकल नहीं पाएगा, वहां पर रुक जाएगा, स्टेसिस हो जाएगी। तो गॉल ब्लैडर के सेक्रीशन को रुक जाने की वजह से क्या हो जाएगा, वहां पे इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। तो याद रखेंगे गॉल ब्लैडर का इन्फ्लेमेशन, और वो भी कैसा, दैट डेवलप विद इन आवर, जो बहुत कम समय में डेवलप होता है, उसको बोलते हैं एक्यूट कॉलीसिस्टाइटिस। क्या बात क्लियर हो रही है? क्या एक्यूट कॉलीसिस्टाइटिस है, क्या है, ये बात समझ में आ रही है? अरे क्या बात समझ में आ रही है तुम लोगों को? एक्यूट कॉलीसिस्टाइटिस क्या है? इन मोस्ट केसेस गॉल स्टोन ब्लॉकिंग द ट्यूब लीडिंग अवर गॉल ब्लैडर कॉज कॉलीसिस्टाइटिस, दिस रिजल्ट इन वाइल्ड बिल्डअप दैट कॉज द इन्फ्लेमेशन। यानी कहना चाहता है कि गॉल स्टोन की वजह से आपके जो ट्यूब है गॉल ब्लैडर की वो ब्लॉक हो जाएगी, और इसकी वजह से गॉल ब्लैडर बाइल जो होगा वो क्या हो जाएगा, बिल्डअप हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। जब वाइल इकट्ठा हो जाएगा, वाइल में स्टेसिस हो जाएगी, तो उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। याद रखेंगे, लिखा है अदर कॉज कॉलीसिस्टाइटिस के दूसरे कुछ कारण हो सकते हैं, बाइल डक्ट में कोई प्रॉब्लम आ जाए, किसी भी तरीके का ट्यूमर हो जाए, कोई सीरियस इलनेस हो, सर्टेन इन्फेक्शन हो। यानी ओवरऑल आपको ये समझना है कि जो वाइल डक्ट है अगर ये किसी भी तरीके से ब्लॉक हो जाती है, इसमें ट्यूमर हो जाता है, इसमें कोई इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसकी वजह से अगर गॉल ब्लैडर का सेक्रीशन बाहर नहीं आएगा, तो उसके अंदर वाइल पिगमेंट है, जो वाइल है उसको बिल्डअप होने की वजह से, उसको इकट्ठा होने की वजह से वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाएगा, और इसी कंडीशन को बोलते हैं एक्यूट कॉलीसिस्टाइटिस। अगर इसके सिम्टम्स के बारे में बात करें तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या सिम्टम्स में देखेंगे, यूजुअली कॉलीसिस्टाइटिस में इंक्लूड, तो सीवियर पेन इन अपर, ध्यान रखेंगे, अपर राइट सेंटर ऑफ एब्डोमेन, राइट साइड में पेन की कंप्लेन करेगा भैया पेशेंट, पेन दैट स्प्रेड टू योर राइट शोल्डर और बैक, इंपॉर्टेंट है, यानी राइट शोल्डर और बैक एरिया में ये पेन जाएगा। टेंडरनेस ओवर द एब्डोमेन वेयर इट इज टच, ध्यान रखेंगे, राइट एरिया में दबाने पर दर्द होगा, टेंडरनेस होगी।
और याद रखेंगे राइट एरिया में दबाने पर पेन की, जैसे अगर मैं एक सुंदर सा डायग्राम बनाऊं, जैसे सपोज दैट ये एक भाई साहब हैं ऐसे करके, है ना, और इनके जो है सपोज दैट ये स्टर्नम का एरिया है इस तरीके से, और इसको अगर मैं राइट लिखूं, इसको सपोज दैट लेफ्ट लिखूं, तो राइट एरिया में, है ना, राइट एरिया में यहाँ पे इस एरिया में अगर आप लोग ध्यान कर पा रहे हो तो, अगर ये फोटोग्राफ तो बहुत सुंदर नहीं है लेकिन और एक और बनाते हैं ना सुंदर सा ऐसे करके, यहाँ पे तुम देख पा रहे हो कि लिवर इस तरीके से, है ना, वेज लाइक स्ट्रक्चर इस तरीके से है, और लिवर के ही नीचे ये भाई साहब बैठे हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर ये आपका क्या है, गॉल ब्लैडर इस तरीके से लिवर के नीचे लोकेटेड है, तो इस एरिया में दबाने पर टेंडरनेस आ रही है, पेन हो रहा है इसमें। इसी कंडीशन को आपको याद रखना है कि ये इंडिकेटर हो सकता है किसका, एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस। दबाने पर जो पेन की फीलिंग होती है एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, इसको याद रखना, इसको बोलते हैं पॉजिटिव मर्फी साइन। इस पे लिख लेंगे, यहाँ पे जो लिखा हुआ है सीवियर पेन इन योर राइट अपर एब्डोमेन। मैंने जल्दी में थोड़ा ये पीडीएफ बनाई है इसीलिए मैं यहाँ फोटोग्राफ नहीं डाल पाया हूँ, तो इस पे लिख लेंगे यहाँ पे पॉजिटिव, नीचे लिखेंगे पॉजिटिव मर्फी साइन, पॉजिटिव मर्फी साइन, पॉजिटिव मर्फी साइन। ऐसे सवाल पूछा जाएगा किसके केस में दिखता है, तो याद रखेंगे एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस के केस में। बाकी करेक्टर क्या होंगे, नोजिया, वॉमिटिंग और फीवर। यानी अगर इस व्यक्ति को गॉल ब्लैडर का इन्फेक्शन है, यानी इसके गॉल ब्लैडर में इन्फेक्शन हुआ है, तो आपको याद रखना है कि सीवियर पेन होगा राइट अपर राइट रीजन में, साथ में इसको नोजिया होगा, इसको वॉमिटिंग होगी, फीवर की हिस्ट्री होगी। एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट डेवलप विद इन आवर, कुछ ही समय में ये डेवलप होता है, जिसमें आपको ये सारे करेक्टर मिलेंगे, खासकर नोजिया, वॉमिटिंग और टेंडरनेस आपको देखने को हर हाल में मिलेगी। क्या बातें क्लियर हो रही हैं? अरे क्या बात समझ में आ रही है भाई, किस तरीके से? ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे कि किस तरीके से हमें इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में अगर एक दो बात और देखें, है ना, अगर और एक दो बात समझें, तो आपको ये याद रखना है कि इसमें कुछ एसेंशियल डायग्नोसिस, एक पॉइंट लिखेंगे अपनी तरफ से और उस पर लिखेंगे एसेंशियल डायग्नोसिस। डायग्नोसिस किस तरीके से कर सकते हैं, तो एसेंशियल डायग्नोसिस में आपको कुछ बातें याद रखनी है। डायग्नोसिस के लिए हमें याद रखना है, मैंने जैसे बताया कि कांस्टेंट पेन की शिकायत कर रहा है ये व्यक्ति, लगातार कांस्टेंट सीवियर पेन, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे भाई साहब। कांस्टेंट सीवियर पेन, दर्द बीच में बंद नहीं होगा, कंटिन्यूअस सीवियर पेन होगा, कांस्टेंट सीवियर पेन आपको याद रखना है। प्लस टेंडरनेस, मैं बोल रहा हूँ टेंडरनेस, यानी दबा करके देखने पर दर्द होना, टेंडरनेस। अगर बहुत अच्छे से डायग्राम, मैंने जब तुम लोगों को फिजिकल एग्जामिनेशन बताया था, तो जिस एरिया में मैं बोल रहा हूँ राइट अपर रीजन बार बार बोल रहे हैं, तो उसको बोलते हैं हाइपोकॉन्ड्रियम, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, है ना। तो इसको याद रखेंगे टेंडरनेस, और इसी ब्रैकेट में टेंडरनेस के आगे लिख लेंगे राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम। राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी, ठीक है। साथ में नोजिया और वॉमिटिंग मैं बता ही दिया हूँ। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आपको याद रखना है, ल्यूकोसाइटोसिस। जब इसका ब्लड एग्जामिन कराओगे आपको, तो ल्यूकोसाइटोसिस मिलेगी। ल्यूकोसाइटोसिस क्या होती है मिस्टर अभिज्ञान, व्हाट इज द ल्यूकोसाइटोसिस? ल्यूकोसाइटोसिस क्या है भैया? अभिज्ञ बहुत मारेंगे तुमको, पटक पटक करके, पटक पटक के मारेंगे। ये लड़कियां सही बोल रहे हैं, WBC का काउंट बढ़ता है भैया, दौड़ भाग दौड़ नहीं हो रही है ना। याद रखेंगे, ल्यूको टर्म होता है WBC के लिए, ल्यूकोपीनिया, ल्यूकोसाइटोसिस, है ना। ल्यूकोपीनिया क्या होती है मीनाक्षी, व्हाट इज द ल्यूकोपीनिया? कम जांच, बिल्कुल। तो याद रखना, ल्यूकोसाइटोसिस का मतलब क्या है भाई साहब के, यानी नॉर्मल ल्यूकोसाइट काउंट क्या होती है, 4000 से 11000। पढ़ रही हैं भैया, सही से ऐसे ही पढ़ते रहो, मजा आ जाएगा, है ना। लेकिन इन भाई साहब की 25000 26000 काउंट मिलेगी तुमको, तो समझ जाना
इट इज इंडिकेशन ऑफ द एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस, याद रखेंगे। हालांकि ये अदर चीजों में भी इंक्रीज होती है। अच्छा, अब अगर तुम लोग थोड़ा सा दिमाग दौड़ा पा रहे हो तो आपको याद रखना है कि भैया जब इसकी गॉल ब्लैडर की जो स्टोन है उसकी वजह से अगर ब्लॉकेज हो रहा है, यानी बाइल की कंटेंट बाहर निकल के नहीं आ रही है, तो क्या इस व्यक्ति में जॉन्डिस देखने को मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है ना, जॉन्डिस देखने को मिलेगा। अरे बात क्लियर हो रही है कि नहीं? जॉन्डिस देखने को मिलेगा इसमें, नहीं समझ में आ रहा है? जॉन्डिस देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा मनीष कुमार? कोलिसिस्टाइटिस के केस में जॉन्डिस देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि इस केस में आपको कोलिसिस्टाइटिस के केस में जॉन्डिस देखने को मिल सकता है। बीच में कौन ज्वाइन कर रहे हैं? क्या कह रहे हो? जॉन्डिस भैया इस वजह से होगा कि गॉल ब्लैडर के अंदर किसका सिक्रीशन आता है? लिवर से सिक्रीशन आता है। और लिवर से क्या आते हैं आपके? बाइल सॉल्ट और बाइल पिगमेंट आते हैं। जब ये निकल के प्रॉपर नहीं आ पाएंगे तो उसमें स्टोर होंगे, और स्टोर होंगे तो बैक फ्लो करके कहाँ चले जाएंगे? ब्लड सर्कुलेशन में। तो इसीलिए जॉन्डिस देखने को मिलेगा। अगर प्रॉपर सिक्रीशन नहीं हो पा रहा है तो क्या होगा? जॉन्डिस की हिस्ट्री मिलेगी। अरे क्या क्लियर हो रहा है कि नहीं? ठीक है, ठीक है। यानी मैंने तुम लोगों को डिफरेंशियल डायग्नोसिस में 2-4 बातें बताई। कांस्टेंट सीवियर पेन, टेंडरनेस, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में ल्यूकोसाइटोसिस देखने को मिलेगी, जॉन्डिस देखने को मिलेगा। ल्यूकोसाइटोसिस किस लेवल की देखने को मिलेगी ये भी मैंने तुम लोगों को समझाया है। अब बात करते हैं हम लोग जो है इसमें कुछ एग्जामिनेशन के बारे में भी देख लेते हैं ना, एग्जामिनेशन किस तरीके से इसमें करा सकते हैं। तो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा देख लेते हैं एग्जामिनेशन में क्या क्या चीज़ें कराएंगे भैया। एग्जामिनेशन में यहीं पे लिख रहा हूँ, एग्जामिनेशन पीडीएफ तो मैंने इसीलिए तुम लोगों को लिख के दे दिया है ना। और पीडीएफ क्या है, ये तो मतलब चीट कहीं से डेटा चुरा करके मैंने लिख दिया है ना। लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ उन शब्दों पे ज़्यादा विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि पीडीएफ तो तुम पढ़ ही लोगे। हालांकि पीडीएफ ऑथेंटिक किताब से ही बनाता हूँ मैं, है ना, गूगल से सर्च वर्च ज़्यादा नहीं करता। एग्जामिनेशन में अगर जाएंगे तो एग्जामिनेशन में आप इसको क्या कराओगे? तो तुम लोगों ने देखा होगा पेट में जब भी किसी को दर्द होता है अपन एक ही बात बोलते हैं, जाओ भैया क्या करा के लाओ? अल्ट्रासाउंड। तो लिखेंगे ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासोनोग्राफी, ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासोनोग्राफी, अल्ट्रासोनोग्राफी, अल्ट्रासोनोग्राफी भैया करा लेंगे। इसकी साथ में एक्सरे भी करा सकते हैं, ध्यान रखना, प्लेन एक्सरे करा सकते हैं, है ना। एक्सरे से भी चीज़ों को देखा जा सकता है, क्योंकि स्टोन है तो गॉल स्टोन हम इसमें देख सकते हैं। हालांकि एक्सरे प्रिफर्ड नहीं किया जाता है ना। जो आपकी चॉइस है वो आपकी क्या होनी चाहिए? दैट शुड बी द अल्ट्रासाउंड। लेकिन अगर पेशेंट फाइनेंशियली वीक है या आपके एरिया में अल्ट्रासाउंड की अवेलेबिलिटी नहीं है, देन यू कैन गो विद द एक्सरे ऑल्सो। क्या बातें क्लियर हो रही हैं जी? बताएं। ट्रांस एब्डोमिनल का मतलब बताएंगे भैया। मीना कौन पूछ रहे हैं पहले तो ये बताओ? नाजिरा, मीनाक्षी बताएंगी ट्रांस एब्डोमिनल का मतलब क्या होता है? अंग्रेजी का शब्द है भैया, इसमें साइंस नहीं है, हम तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं। ट्रांस का मतलब होता है नाजरा थ्रू, एब्डोमिनल थ्रू, यानी पूरे एब्डोमिनल के थ्रू पास करके, यानी अल्ट्रा जो सोनोग्राफी है एब्डोमिन का अल्ट्रासाउंड कहते हैं। तो ट्रांस एब्डोमिनल, इंट्रा एब्डोमिनल, ट्रांस एब्डोमिनल, यानी अपर एब्डोमिनल एरिया से अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं, दैट इज नोन एज द ट्रांस एब्डोमिनल। पेट के जी हाँ, होल एब्डोमेन नहीं, देखो होल एब्डोमेन तो तुम एरिया को डिफाइन कर रहे हो। ट्रांस का मतलब थ्रू, एब्डोमेन के थ्रू देखना। ट्रांस एब्डोमिनल का मतलब एब्डोमिनल कंटेंट को देखना, थ्रू माने पास होना, समझ पा रहे हो ना, एब्डोमिनल के पास होकर के चीजों को देखना। जैसे नहीं बोलते हो ट्रांसपेरेंट, ट्रांस माने जैसे पेरेंट माने क्या? आर पार। ट्रांसपेरेंट का मतलब समझते हो? ट्रांस का मतलब थ्रू, जिसके आर पार दिखता हो। ट्रांसलूसेंट, ट्रांस का मतलब होता है थ्रू, किसी के थ्रू किसी चीज को देखना। क्या बात क्लियर हुई?
अरे अंग्रेजी के दो शब्द नहीं, ट्रांसपेरेंट ट्रांसलूसेंट, ये नहीं पढ़ा है तुमने? तो ऐसे ही ट्रांस एब्डोमिनल, एब्डोमेन के थ्रू एग्जामिन करना है किसको? अरे वो अलग चीज है, ट्रांस का मतलब होता है थ्रू। भैया ट्रांसवर्स सेक्शन नहीं देखे हो तुम? जो अगर बिल्कुल सिंपल शब्द मैं तुम लोगों को समझा रहा हूँ, जैसे तुम बोलते हो ट्रांसपेरेंट, पेरेंट का मतलब क्या है? आर पार, ट्रांस माने थ्रू। ऐसे ही ट्रांसलूसेंट जिसके आसपास न दिखता हो। आर ट्रांसलूसेंट और ट्रांसपेरेंट अंग्रेजी के दो शब्द है ना। थ्रू का मतलब जिसके पास होना, जिससे निकलना, ऐसे समझ लो। तो एब्डोमिनल से पास होकर के देखना, उसी को बोलते हैं ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासोनोग्राफी। एब्डोमेन की अल्ट्रासोनोग्राफी, सीधा सा इतना समझ लो, पेट की अल्ट्रासोनोग्राफी, दैट नथिंग एल्स। क्या बात क्लियर हुई नाजरा? समझौता नहीं करेंगे भैया, समझ में आएगा तभी बोलेंगे, है ना। तो ट्रांस का मतलब नॉर्मल वही होता है, हम कब कह रहे हैं? नहीं, हमेशा थोड़े होता है। अल्ट्रासाउंड इज ऑफ डिफरेंट टाइप, हमेशा नहीं होता भाई। इंट्रा एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड भी होता है। सारे अल्ट्रासाउंड थ्रू नहीं होते हैं नाजरा, कुछ अल्ट्रासाउंड ऐसे भी होते हैं। गायनेकोलॉजी का पढ़ोगे तब जानोगे, है ना। कई बार हम अल्ट्रासोनोग्राफी के लिए प्रोब को अंदर डालते हैं, आइदर थ्रू द रेक्टल रीजन, आइदर थ्रू द वेजाइना, आइदर थ्रू द ओरल कैविटी, वी कैन इंट्रोड्यूस ऑल्सो। अल्ट्रासोनोग्राफी इज इन्वेजिव एज वेल एज नॉन इन्वेजिव। क्या बात क्लियर हुई? सारे अल्ट्रासाउंड भैया ट्रांस नहीं होते हैं। चलो नहीं पता, पता तो चला। जब हम फाइब्रॉयड, एक दो केस बता देता हूँ, फीमेल्स के केस में फाइब्रॉयड वगैरह देखते हैं, यूट्राइन कैविटी देखते हैं, कुछ पाउचेस की स्टडी करते हैं, तो हमेशा इंट्रा एब्डोमिनल अल्ट्रासोनोग्राफी होती है। प्रोब को बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है। क्या बात क्लियर हुई? अरे बात समझ, ट्रांस का मतलब भैया ऊपर से पास होना है, बॉडी में इंट्रोड्यूस नहीं करना है, ऐसे समझ लो। ट्रांस एब्डोमिनल का मतलब ये है, ओवर थ्रू होना, ऊपर से पास करना। और इंट्रा एब्डोमिनल का मतलब होता है बॉडी के अंदर प्रोब डाल करके अल्ट्रासाउंड करना। ठीक है, आधी अधूरी जानकारी नहीं देंगे, जो बात पता होगी तभी आगे बोलेंगे, नहीं रुक जाएंगे। ठीक है, ट्रांस एब्डोमिनल का मतलब समझ आया? अरे कुछ रिस्पॉन्स तो दो भाई, मुझे समझ में आए कि तुम लोग हाँ में हाँ, कुछ तो बोलो, समझ में आ रहा है नहीं? ठीक है, अब बात कर रहे हैं जो क्या है, हमने इसके एग्जामिनेशन के बारे में बात कर लिया, डिफरेंशियल डायग्नोसिस के बारे में बात कर लिया। अब मैंने कुछ इसमें पॉइंट लिखे हैं कि इसमें प्रिवेंट, गॉल स्टोन को प्रिवेंट करने के क्या क्या तरीके हैं, या ये कह सकते हो कि क्या कारण हो सकते हैं, दोनों तरीके से इस पॉइंट को देख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे देखो कुछ पॉइंट लिखे हैं कि प्रिवेंट गॉल स्टोन। तो आपको याद रखना है, जैसे आपने देखा होगा कि जो वेट लूज की प्रॉपर्टी है, लूज जो वेट लूज कह सकते हैं सडन वेट लॉस में जो लोग जाते हैं उसमें चांस ज़्यादा होते हैं। वैसे तो गॉल स्टोन के लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है पहले भी, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है कि जो गॉल स्टोन के चांस हैं वो दो तीन करेक्टर याद रखने हैं। देखो, पहला याद रखना है फीमेल, दूसरा आपको याद रखना है फैटी, तीसरा याद रखना है फर्टाइल, और चौथा याद रखना है आपको 40, है ना। इस तरीके से मतलब क्या है बॉस इनका, देखो आपको याद रखना है कि जो गॉल स्टोन का चांस है, क्योंकि हम कॉलीसिस्टाइटिस देख रहे हैं, उसका मुख्य कारण है आपका गॉल स्टोन का फॉर्मेशन, यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ गॉल ब्लैडर तभी होगा जब उसमें स्टोन बनेगी। मैक्सिमम चांस यही है, हालांकि और भी कारण बात किए हैं हमने अभी। तो ये ज़्यादा कॉमन फीमेल्स में होती है, फैटी फीमेल्स में होती है जो मोटी होती हैं। साथ में आपको याद रखना है जो फर्टाइल एज में होती हैं, फर्टाइल एज का मतलब उनकी रिप्रोडक्टिव जो लाइफ है, यानी onset of the menarche and up to the menopause, and 50 यानी 40 यानी 40-45 साल की जो उम्र में होती हैं। तो ये ऐसे करके 4F याद रखनी है, फीमेल, फैटी, अच्छा लो फेयर भी इन्होंने शामिल कर दिया, तो ये भी याद रखना। जो गोरी गोरी जो होती हैं उनके अंदर इसके चांस ज़्यादा होते हैं ना। तो ये फीमेल से रिलेटेड है, तो और फीमेल ही वेट लॉस करती हैं, हालांकि आजकल ऐसा नहीं है, मेल भी करते हैं ना। तो आपको याद रखना है कि लूज वेट स्लोली, यानी ये सलाह दे रहा है कि भैया गॉल स्टोन ताकि डेवलप ना हो जाए, रैपिड वेट लॉस कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ गॉल स्टोन। तो जो जल्दी वेट घटाने की चिंता में रहते हैं लोग, उनमें गॉल स्टोन हो सकती है, और जिनमें गॉल स्टोन हो सकती है वहाँ पे
कॉलीसिस्टाइटिस हो सकती है। मेंटेन द हेल्दी बॉडी वेट, ये सब इसने ज्ञान दिया है, इस बात को तुम लोग पढ़ लोगे। उसके बाद आपको याद रखना है कि अगर इसके डायग्नोसिस के बारे में बात करें तो डायग्नोसिस के लिए इसने लिखा है सिम्टम्स ऑफ, क्या क्या लिखा है। ब्लड टेस्ट में आपको याद रखना है कि ब्लड टेस्ट के लिए हम क्या करा सकते हैं भैया, ब्लड टेस्ट में SGPT SGOPT वहाँ से पता कर सकते हैं। इमेजिंग अगर बात करेंगे, इमेजिंग के बारे में मनीष कुमार, यहाँ पे दो इमेजिंग की बात हुई है बेटा, ERCP और MRCP। ये क्या है, व्हाट इज द ERCP और MRCP? ये मैंने पहले भी पढ़ाया है। मनीष कुमार क्लास में है कि नहीं है? ठीक है, मीनाक्षी बताएंगी। मीनाक्षी, ERCP क्या है भैया? तुम पढ़ा चुके हैं, हम इसको मना किया तो फिर समझ लेना। गलत बात है, तुम लोग पढ़ नहीं रहे हो उसका मतलब। नाजिरा, व्हाट इज द ERCP? अब तो देख के बता दो भैया, साफ साफ लिखा है सामने। हम नहीं बताएंगे, तुम कुछ भी कर लो। अरे मोटा मोटा लिखा है भैया, ये सामने नहीं दिख रहा है। मैग्नेटिक रिजोनेंस कोलेंजियोपेनक्रेटोग्राफी, ये प्रोसीजर मैंने जब तुम लोगों को क्या पढ़ाया था इससे पहले, जॉन्डिस पढ़ाया था विज्ञान, क्या ये बातें बताई हैं कि नहीं बताई हैं? हाँ, तो भैया याद रखो, ERCP और MRCP दोनों ही प्रोसीजर हैं जिसके थ्रू हम क्या करते हैं। एक तो इससे हम, जब मैंने पेनक्रेटाइटिस पढ़ाई थी वहाँ भी बताया था मैंने कि कई बार क्या होता है कि गॉल स्टोन अपनी जगह से स्किप करके सिस्टिक डक्ट से कॉमन बाइल डक्ट में आ जाता है, तो इसकी मदद से ERCP और MRCP की वजह से हम उसे देख भी सकते हैं और वहाँ से हटा भी सकते हैं, उसे रिमूव भी कर सकते हैं। क्या बातें क्लियर हो रही हैं? तो इस तरीके से हम लोगों ने कॉलीसिस्टाइटिस के बारे में, एक्यूट कॉलीसिस्टाइटिस के बारे में जाना। अब इसके थोड़ा सा अपन चलते हैं ट्रीटमेंट वाले पार्ट पे। ट्रीटमेंट वाले पार्ट पे अब इसमें हमारे साथ हैं क्लास में आज कौन? यशवंत। यशवंत, ये बताओ कि तुम्हारे पास ये व्यक्ति आया है एक्यूट कॉलीसिस्टाइटिस का, इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हमने तुमको बताए, नोजिया, वॉमिटिंग, फीवर है इसको पेन है, तो इसके लिए ट्रीटमेंट की क्या अप्रोच होगी तुम्हारी? हाउ यू विल ट्रीट? ट्रीटमेंट क्या होगा भैया? ठीक है भैया, ये कह रहे हैं इनका पहला उद्देश्य भैया पेन किलर देंगे ये, ठीक है, आगे बताओ। वॉमिटिंग के लिए दे रहे हैं, एंटी एमिटिक ड्रग दे देंगे, सही है भैया, आगे चलो। वॉमिटिंग को प्रिवेंट करेंगे ये। हाँ ठीक है, तुमने इंजेक्शन दे दिया, वॉमिटिंग कैसे भी रोक लिया, आगे बताओ। बिल्कुल सही जा रहे हो, एकदम सही रास्ते पे जा रहे हो, बोलो, निश्चिंत होकर के बोलो। ठीक है, एंटीपायरेटिक भैया दे देंगे, ये फीवर रोकने के लिए एंटीपायरेटिक ड्रग का यूज करेंगे, आगे बताओ। जल्दी जल्दी थोड़ा सा, मुझे 2 टॉपिक कवर करने हैं आज, इसीलिए। चलो ठीक है भैया, ये DNS भी दे रहे हैं, इनको लगता है कि एनर्जी DNS से मेंटेन हो जाएगी, और जो हम सुनना चाह रहे हैं वो नहीं बोल रहे हैं ये। चलो, यानी देखो ये सारी बातें जो हुई हैं, दैट इज़ द सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। याद रखेंगे जो भी सिम्टम्स पेशेंट के अंदर आ रहे हैं वो हमें इमीडिएटली वी शुड मेंटेन, वी शुड स्किप दैम, उसको तुरंत ख़त्म करना है ताकि पेशेंट आपकी अपने पेन से रिलीफ हो, ताकि हम आगे की डायग्नोसिस करा पाएँ, आगे की चीज़ें कर पाएँ। लेकिन याद रखना, पेन किलर के लिए जो इन्होंने कहा है, देखो जब भी कोई भी GIT से रिलेटेड डिसऑर्डर आएगा, ध्यान रखना, इफ़ देयर इज़ टेंडरनेस, अगर GIT के किसी भी डिसऑर्डर में टेंडरनेस है, ये ध्यान रखना, वही अप्रोच बताता हूँ जो मैं यूज़ करता हूँ या और लोग यूज़ करते हैं जिनसे डिस्कस होता है मेरा। आपको याद रखना है कि GIT के किसी भी डिसऑर्डर में अगर टेंडरनेस है तो ओरल रेस्ट्रिक्शन इमीडिएटली कर देना है। तो आपको याद रखना है,
नथिंग शुड बी टेकन ओरली, याद रखेंगे नोट लगा के इसको। हालांकि मैंने पूरा पॉइंट जो लिखा है, इफ देयर इज, लिखो इफ देयर इज टेंडरनेस in any GIT disorder, any GIT disorder, then oral restriction is compulsory। याद रखेंगे उस केस में किसी भी तरीके से, क्या चल रहा है यार, आगे पीछे भाग रहा है, किसी भी तरीके से जो है ओरली कोई भी ड्रग नहीं देंगे। क्या बात समझ में आ रही? ओरली कोई भी कंटेंट नहीं देंगे। क्या बात समझ में आ रही है तुम लोगों के? ओरल रेस्ट्रिक्शन इमीडिएटली। क्या बात क्लियर हो रही है? ठीक है। नेक्स्ट मैंने जो तुमको बात बताई है, याद रखना कि ये सीवियर टाइप का पेन है। तो ये सीवियर पेन, आप ये सोचो कि तुम्हारी NSAID किसी ग्रुप की ड्रग से रुक जाए, इट विल नॉट स्टॉप एट ऑल। तो इसके लिए आपको याद रखना है जो एनाल्जेसिक होंगी, एनाल्जेसिक दवाइयाँ जो होंगी, दर्द निवारक दवाइयाँ होंगी, दे ऑलवेज बिलोंग, यानी ये हमेशा कॉलीसिस्टाइटिस के ही केस में याद रखेंगे क्योंकि ये एक्यूट पेन है, सीवियर पेन है। तो इसके लिए आपको जो ड्रग यूज होंगी दैट शुड बी सेडेटिव इन नेचर, सेडेटिव इन नेचर। सेडेटिव नेचर का मतलब ये बिलोंग करेंगी या तो ओपियोइड्स और नारकोटिक कैटेगरी की। एग्जाम्पल के तौर पे इंजेक्शन फोर्टविन 30 mg IV या IM रूट से देंगे। या आपको याद रखना है नेक्स्ट इसमें इंजेक्शन फिनार्गन या फिनार्गन जो भी पढ़ो, है ना, फिनार्गन याद रखेंगे। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, है ना, वैसे मैं इस पॉइंट को शायद पहले कभी डिस्कस किया हूँ, अगर नहीं किया हूँ तो आज इसको लिख लेंगे, नोट के फॉर्म में ही लिखेंगे, है ना। आपको क्या याद रखना है यहाँ पे, मॉर्फिन इज कंट्राइंडिकेटेड, मॉर्फिन इज कंट्राइंडिकेटेड। क्या हो रहा है? तुम लोगों को पेन सही से चलता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या पेन कर्सर दिख रहा है मेरा? अरे सुनाई नहीं, पेन दिख रहा है मेरा, पेन किधर चल रहा है मुझे नहीं दिख रहा है एक्चुअली। ठीक है, तो मुझे आगे पीछे पता नहीं किधर जा रहा है ये, इस पे आगे पीछे हो रहा है शायद कुछ। तो मैंने लिखा है नोट लगा करके, मॉर्फिन इज कंट्राइंडिकेटेड। इसका रीजन क्या है ये बात आपको याद रखना है, बिकॉज it cause spasm in the sphincter of OD। स्फिनिक्टर ऑफ ओडी कहाँ होता है? साक्षी बताएंगी, स्फिनिक्टर ऑफ ओडी कहाँ होता है भैया? मॉर्फिन कंट्राइंडिकेटेड इन केस ऑफ एक्यूट कॉलीसिस्टाइटिस बिकॉज इट कॉजेज स्पास्म, कॉन्ट्रैक्शन कराता है। कहाँ पर? स्फिनिक्टर ऑफ ओडी में। तो स्फिनिक्टर ऑफ ओडी कहाँ पे है साक्षी? साक्षी क्लास में है कि नहीं है? आयशा, स्फिनिक्टर ऑफ ओडी कहाँ है? यस भैया याद रखो, जवाब दिया करो थोड़ा सा, है ना। चलो ठीक है, इन्होंने सही बताया है। आपको याद रखना है किस केस में मॉर्फिन कंट्राइंडिकेटेड है, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है, जैसे मैंने बताया पेन किलर के लिए आप जो यूज़ करेंगे दैट शुड बी द सेडेटिव ड्रग लाइक द फिनार्गिन एंड फोर्टविन। साथ में आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि जो एंटीबायोटिक है, अब यहाँ पर एंटीबायोटिक के केस में अगर यूज़ करें, एंटीबायोटिक में अपन क्या यूज़ करेंगे? एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक के केस में आपको याद रखना है
पाइपरासिलिन और टेजोबैक्टम। पाइपरासिलिन नाजिरा किस ग्रुप की ड्रग है भैया ये? पाइपरासिलिन और टेजोबैक्टम किसका है? टेजोबैक्टम कौन बोला? ये अभिज्ञान है ना? नहीं भैया लगना नहीं चलता है, सही बोलो। मीनाक्षी टेजोबैक्टम किसको बिलोंग करते हैं? गलत बात है। साल्वेक्टम और टेजोबैक्टम। मनीष कुमार साल्वेक्टम और टेजोबैक्टम देख करके बोल रही हो? अभिज्ञान अभिज्ञान को एकदम झटके से याद था, ऐसे ही याद होना चाहिए, लेकिन इसको अपने ऊपर भरोसा ही नहीं, बस याद है। तो भैया जिनमें सब में हाँ तो 10 बार पढ़ो, 15 बार पढ़ो, जब तक एकदम टिप्स पे ना जाए। जितने भी शब्द जहां भी टर्म आ जाए, बीटा लैक्टम, साल्वेक्टम, है ना, टेजोबैक्टम, तो ये सभी जो है किसको चले जाते हैं? ये अभी सभी नाम ही बता रहा है उसको, बीटा लैक्टम। ठीक है, तो इसको याद रखना है 3 ग्राम। अब इसकी डोज का विशेष ध्यान रखना है भैया। 3 ग्राम 6 आवर, 6 घंटे में 3 ग्राम ड्रग देनी है, ध्यान रखना। हालांकि इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं लोग, साथ में एक और ड्रग यूज़ कर लेंगे यहाँ पे, मेरोपेनम, है ना, मेरोपेनम। लेकिन ये याद रखना ये ड्रग इतनी महंगी है कि अपन इसे इतनी आसानी से यूज़ नहीं करते हैं, है ना। जो टेजोबैक्टम है, मेरोपेनम है, ये महंगी ड्रग हैं। अपन उससे पहले ही जो है हल्की पूरी ड्रग में ही, सेफ्ट्रैक्सोन वगैरह में ही काम चला लेते हैं। लेकिन अगर पेशेंट सीवियर कंडीशन में है, इन दैट केस यू मस्ट यूज़ दिस ड्रग। आपको याद रखना है किसी भी तरीके का कोई सीवियर इन्फेक्शन है ऑफ सॉफ्ट टिश्यू, तो उस केस में आपकी ड्रग ऑफ चॉइस में जो एंटीबायोटिक होनी चाहिए, दैट शुड बिलोंग फ्रॉम द बीटा लैक्टम ग्रुप। चलो, साथ में आपको मैं पहले भी बताया हूँ, एंटीबायोटिक भाई साहब इसीलिए दे रहे हैं, इन्फेक्शन है। अगर कोई चीज़, इन्फ्लेमेशन का मतलब क्या है? चीज़ स्ट्रेसेस हो रही है, रुक रही है, अगर रुकेगी तो आगे चल के इन्फेक्शन ही तो होगा। इन्फेक्शन में ही तो प्रोसीड, और एक्यूट जितनी भी चीज़ें होती हैं अचानक से होती हैं, वो हमेशा इन्फेक्शन की वजह से होती हैं। बिल्कुल दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते, हम क्या मना कर रहे हैं। लेकिन NSAID की बाहर से, यानी उसकी अप्रोच से बाहर की कंडीशन है ये, NSAID प्रिवेंट नहीं कर पाएंगी। एंटीबायोटिक इज कंपलसरी। साथ में आपको यहाँ पे एक और याद रखना है, मेट्रोजल। मैं अभी ऐसा बोलता हूँ कि GIT के डिसऑर्डर में इन्फेक्शन हो रहा है, एनारोबिक ग्रोथ की बहुत ज़्यादा चांस हैं, तो आपको याद रखना है इसमें मेट्रोनिडाजोल या मेट्रोजल, मैं तो डायरेक्टली मेट्रोजल ही लिख रहा हूँ, याद रखेंगे क्या है, मेट्रोनिडाजोल। तो मेट्रोनिडाजोल इसमें डोज याद रखेंगे मेट्रोनिडाजोल की 1 ग्राम लोडिंग डोज बोलते हैं इसको, 1 ग्राम लोडिंग डोज, फॉलोड बाय 500 mg मेंटेनेंस डोज। अब 2 शब्द यूज किए हैं मैंने यहाँ पे, लोडिंग डोज और मेंटेनेंस डोज। मनीष कुमार, क्या डिफरेंस है दोनों में, क्या चीज़ है ये? लोडिंग डोज क्या है और मेंटेनेंस डोज क्या है? हाँ, ये कुछ सही से बोलो, ये तो कहानी है। फार्मा के हिसाब से बोलो, व्हाट इज द मेंटेनेंस डोज मीनाक्षी? वो तो नाम ही बता रहा है उसका भैया, इसमें तुम नया ज्ञान क्या दे रहे हो? फार्मा की दृष्टि से बोलो, फार्मा क्या कह रहा है, क्यों करते हैं ऐसा, क्यों करते हैं ऐसा? हाफ लाइफ से कोई लेना देना है इसका? भैया पढ़ो थोड़ा सा, थेराप्यूटिक इंडेक्स और हाफ लाइफ से रिलेशन पढ़ना है इसका आज। चलो, तो याद रखना है मेट्रोजल एनारोबिक इन्फेक्शन को रोकने के लिए, इसमें आपको मेट्रोनिडाजोल एंटीबायोटिक में बता चुका हूँ,
बाकी पेन मैनेजमेंट के लिए बातें कर चुके हैं। ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट चल रहा है, ध्यान रखना। साथ में इसमें आपको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी यूज़ करना है, तो याद रखेंगे बी कॉम्प्लेक्स इंजेक्शन ऑल्सो यूज, बी कॉम्प्लेक्स इंजेक्शन ऑल्सो यूज्ड, बी कॉम्प्लेक्स इंजेक्शन ऑल्सो यूज्ड। अगर इतनी सारी चीज़ें करने से पेशेंट आपका रिकवर नहीं हो रहा है, ध्यान रखेंगे, अगर चीज़ें कवर नहीं हो रही हैं, सबसाइड नहीं हो रही हैं, देन क्या करना है भैया, सर्जरी इज इंडिकेटेड, ध्यान रखेंगे। तो नोट लगा के लिख देंगे, इफ फॉलोइंग प्रोसीजर या फॉलोइंग ट्रीटमेंट इज नॉट रिस्पॉन्डेड within 72 hours, then surgical intervention is indicated। यानी बेसिक सी बात आपको याद रखनी है कि अगर ऐसा रिस्पॉन्स नहीं हो रहा है पेशेंट में, अगर पेरिटोनाइटिस डेवलप हो रही है, और याद रखेंगे, अच्छा कोई किताब इसको 48 आवर लिखेगी, ये भी लिखना, मैंने लिखा है इसमें, कोई किताब 72 आवर लिखेगी। तो ज़्यादातर किताबों, मैंने 3 किताबें देखी जिसमें से 2 में 72 आवर लिखा है, एक में 48 आवर लिखा है। तो आपको याद रखना है फॉलोइंग ट्रीटमेंट इज नॉट रिस्पॉन्डेड विद इन द 72, या इसी में से स्लैश करके 48 आवर लिख सकते हैं। वैसे ज़्यादातर मैंने जो डेटा सर्च किया उसमें 72 ही है, लेकिन एक जगह 48 आवर भी लिखा हुआ है। If following treatment is not responded by the patient within the 48 or 72 hour, in that case surgical intervention is indicated। साथ में लिखेंगे if patient develop peritonitis, what is the peritonitis? मनीष कुमार, पेरिटोनाइटिस क्या है भैया? If patient develop peritonitis, in that case you will go for the surgical intervention। मनीष कुमार क्लास में है कि नहीं? क्या है भैया ये पेरिटोनाइटिस क्या है? ठीक है, पेरिटोनियम होती क्या है? ठीक है भैया, ये सही कह रहे हैं बिल्कुल, यानी किसी पर्टिकुलर ऑर्गन के चारों तरफ कवरिंग होती है, उसे पेरिटोनियम कहते हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं। तो अगर इस पेरिटोनियम के अंदर इन्फ्लेमेशन होने लगेगा, फ्लूइड का रिटेंशन होने लगेगा, इसमें सिंपल भाषा में अगर देखोगे तो पेशेंट का पेट फूलने लगेगा, एसाइटिस की कंडीशन आने लगेगी। तो पेरिटोनियम में अगर इन्फेक्शन होने लगेगा, in that case within 72 hours, if patient is not respond for the following procedure, in that case we will go for the surgical intervention। सर्जिकल इंटरवेंशन के लिए आपको इसको क्या बोलेंगे? कॉलीसिस्टेक्टमी, याद रखेंगे। सर्जिकल इंटरवेंशन में एक टर्म यूज करेंगे कॉलीसिस्टेक्टमी। क्या बात क्लियर हो रही है? कॉलीसिस्टेक्टमी क्या है भैया? कॉलीसिस्टेक्टमी क्या है? गॉल ब्लैडर का रिमूव कर देना। टमी शब्द का मतलब होता है किसी चीज को काट के फेंक देना, तो कॉलीसिस्टेक्टमी का मतलब भैया गॉल ब्लैडर को निकाल देंगे। क्या बात क्लियर हुई? तो इस तरीके से एक्यूट कॉलीसिस्टाइटिस हम लोगों ने खत्म कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे क्रोनिक कॉलीसिस्टाइटिस के बारे में। अभी किसी का कोई डाउट हो तो इमीडिएटली वो अपने क्वेश्चन आंसर पूछ सकता है। किसी को कोई डाउट है?